नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वागतम महामहिम की खबर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन के दौरे पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। बांके बिहारी जी फूल बंगला में विराजित है और राष्ट्रपति ने वैदिक रीति रिवाज के साथ दीप प्रज्वलित कर आराध्य का पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और बेटी इस दौरान मौजूद रहे। बिहारी मंदिर में शीश नवाने के बाद महामहिम कृष्णा कुटीर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने निराश्रित महिलाओं से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। राष्ट्रपति कोविंद ने महिलाओं से सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही आश्रम में महिलाओं की ओर से बनाई जा रही वस्तुओं का निरीक्षण किया, अवलोकन किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों के नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस नामांकन कार्यक्रम में शिवसेना की तरफ से कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत आईएएस अफसर के तौर पर की थी। सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर वह आसीन रहे और 24 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने अपनी आईएएस की सेवा में दिया। 4 वर्षों तक उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। यशवंत सिन्हा 1984 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा उन्होंने दिया और जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर राजनीति में आ गए, जिसके बाद राजनीतिक जीवन में कई बदलाव भी उनके होते रहे। 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हुए तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तो वही इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवारों का नामांकन जो सामने आया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। विपक्ष की तरफ से जब यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया उस दौरान की तस्वीरें, और जब एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया उस वक्त की ये तस्वीरें दोनों एक साथ आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ढहाने के बाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार यानी कि कल सुनवाई करेगा। जावेद की पत्नी की ओर से दाखिल इस याचिका में परवीन ने अवैध तरीके से मकान तोड़े जाने का जिक्र किया, साथ ही दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग भी की है। परवीन फातिमा ने कहना है कि जिस मकान को बुलडोजर ने जमींदोज किया है वो उनके नाम पर है, ना कि उनके शोहर के नाम पर है। यह मकान पिता से उन्हें उपहार में मिला था। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बाबा मुख्तार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के आदेश पर बाबा मुख्तार की दुकान पर कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि बाबा बिरयानी की दुकान को खाद्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। जांच के दौरान फूड सैंपल भी लिए गए थे जो कि फेल हुए हैं। तो बाबा बिरयानी जो उनकी शॉप थी, जो रेस्टोरेंट था, वो सील किया गया है, कार्रवाई की गई है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता है बाबा मुख्तार को और इसीलिए उन पर कार्रवाई भी की गई है। इस रेस्टोरेंट से बिरयानी के सैंपल लिए गए थे
और जिसकी 24 जून को आगरा से रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि आया था कि यहाँ पे जो भी बिरयानी बन रही है वो अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़ आई थी। तो उसी के क्रम में आज डीएम सर का निर्देश था और कोतवाली थाने की पुलिस के साथ हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट अग्रिम आदेशों तक और हमारे फूड सेफ्टी की जो टीम थी इनके साथ मिलकर हम लोगों ने अग्रिम आदेशों तक यह प्रतिष्ठान को सील किया। लगभग कितनी दुकानों में सैंपल लिए गए थे, कितनी दुकानों को सील किया गया है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि बाबा बिरयानी जो फूड शॉप थी उस पर कार्रवाई हुई है। जो सैंपल भेजे गए थे वो अमानक स्तर के पाए गए हैं, वो खाने योग्य नहीं थे और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है, सील किया गया है इस फूड शॉप को। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है ये भी देखना होगा, क्या प्रतिक्रिया आती है अन्य लोगों की तरफ से ये भी देखना होगा। बाबा बिरयानी की दुकान खाद्य विभाग ने जब सील की उस दौरान की तस्वीरें। अभिनव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिनव, कहीं ना कहीं एक दबाव, एक संदेश देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर में बीती 3 जून को नमाज के बाद हिंसा हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार एसआईटी और पुलिस विभाग इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गया था। साथ ही साथ जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ था और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जब फंडिंग की बात सामने आई तो मुख्तार बाबा को एसआईटी ने गिरफ्तार किया और इसके बाद अब जिला प्रशासन इस मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत बीती 8 जून को यानी हिंसा के बाद ठीक 5 दिन बाद से ही हो गई थी। तब तक मुख्तार बाबा को हिरासत में नहीं लिया गया था, यानी कहीं ना कहीं एसआईटी को और जिला प्रशासन को पता चल गया था कि शायद फंडिंग में मुख्तार बाबा का हाथ हो सकता है। तभी बीती 8 जून को खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने इनके सभी 6 जो इनके आउटलेट्स हैं कानपुर में वहां पर सैंपल भरे थे और अब जब 24 जून को आगरा से सैंपल की रिपोर्ट आई तो सारे सैंपल फेल हो गए, जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ जाकर इनके सभी 6 के 6 आउटलेट जो थे उसको सील कर दिया है। कहीं ना कहीं मुख्तार बाबा पर जिला प्रशासन अब कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरी तरह से शिकंजा कस रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस आरोप में मुख्तार बाबा को अब गिरफ्तार किया गया है, इन्हीं आरोपों में पिछले 3 साल पहले भी मुख्तार बाबा नामजद आरोपी बनाया गया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कोर्ट से क्लीन चिट दे दी थी मुख्तार बाबा को और साथ ही साथ पुलिस विभाग ने भी विवेचना के दौरान एक मुकदमे से उसका नाम बाहर कर दिया था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल अभिनव, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मुख्तार बाबा के अलावा और कौन कौन से वो सह आरोपी है या इसके जो तार है वो कहां कहां तक जा सकते हैं? और जैसे कि आप बता रहे थे कि पहले भी इस तरह के मामले में उनको बरी किया गया था, तो ऐसे में कौन से वो रसूखदार लोग थे जिनका संरक्षण उनको मिला हुआ था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्तार बाबा पर हिंसा में फंडिंग करने का तो आरोपी है, साथ ही साथ जिस तरह से उसने इतनी संपत्ति बनाई कि वो जो हाथे थे उनको खाली कराने का ठेका लेता था, जिसमें वो D2 गैंग के सदस्यों को अपने साथ मिलाता था और ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी जगह खाली कराने के बाद हाजी वसी नाम के एक बिल्डर को बेच दी जाती थी और जिसके बाद वो हाजी वसी वहां पर अपार्टमेंट बनाता था, अवैध रूप से इमारतें तैयार करता था, जिसके बाद हाजी वसी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है और हाजी वसी की तलाश लगातार कानपुर पुलिस और इस जांच के लिए बनाई गई एसआईटी लगातार कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बाबा मुख्तार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जो 6 अलग अलग जगहों पर उनके फूड शॉप थे उस पर कार्रवाई की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। बता दें कि 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अटाला हिंसा में फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। उमर खालिद, फजल खान, डॉक्टर आशीष पर इनाम घोषित किया गया है। जिशान रहमानी और AIMIM जिला अध्यक्ष पर भी इनाम रखा गया है। तो प्रयागराज हिंसा में जिस तरह से क्या बिगड़ी थी उसमें जो लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई की बात की गई है। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है।
तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था हिंसा का, उसके बाद अब आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है और इसलिए भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस तरह से इनाम घोषित करने की बात कही जा रही है। बसपा नेता अनुपम दुबे के होटल को कुर्क करने की कार्रवाई के लिए तहसीलदार श्रद्धा पांडे दल बल के साथ पहुंची। सूचना पर अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे होटल पहुंची और होटल के बाहर मुनादी कराई गई, जिसके बाद होटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को भी तहसीलदार ने जब्त कर लिया। इसको लेकर नोकझोंक हुई। अनुपम दुबे की तरफ से पहुंचे कुछ अधिवक्ताओं ने भी इस कार्रवाई को अवैध बताया। गेस्ट हाउस पे सुबह 8 बजे आकर फोर्स ने आके मतलब अपना जल सीज करने आए, अंदर आ गए और सबको जितने गेस्ट यहाँ रुके थे उनको सबको निकाल के बाहर कि नहीं मतलब गेस्ट हाउस खाली करो, इसको सीज करना है। लेकिन ये प्रोसेस में इनके है नहीं, गेस्ट हाउस ये सीज नहीं कर सकते। हमारा गेस्ट हाउस एक LPG कंपनी का है और इसमें 5 मेंबर है और हमारा होटल पूरा SBI बैंक द्वारा संचालित है, ठीक है। और जब बैंक द्वारा संचालित है तो ये बताइए कि अगर हमारे होटल को इन्होंने सीज कर दिया है या तो इनको प्रोसेस की तरह एक रिसीवर बिठाना चाहिए। रिसीवर बिठाते हैं, हमारा आदमी बैठता, उनका आदमी बैठता, यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता वो आप देखते, जो भी अगर गलत था वो आप देखते। प्रॉपर्टी सीज होने का आदेश हो चुका था, कुर्की का कन्विक्शन नहीं हुआ, अभी उनको गैंगस्टर घोषित करने की कार्रवाई नहीं हुई है, वो प्रक्रिया विचाराधीन है, उसका इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टी का सीजर हो रहा है कि दौरान मुकदमा इनकी प्रॉपर्टी है सीज रहेगी तो सब इनकी। यूपी में अब कोऑपरेटिव परिवार दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। बता दें कि आज प्रदेश के 13 जिलों में सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ ने नई शाखाओं का शुभारंभ किया। अब तक उत्तर प्रदेश में 27 शाखाएं थी। 13 अन्य शाखाओं के शुरू होने के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक की 40 शाखाएं हो गई है। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हमने लक्ष्य रखा है कि 50 जिलों में कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं हो और खातेदारों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इस दौरान उन्होंने 2 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के सहकारिता के क्षेत्र में जब हमारे पास पूरे प्रदेश में अभी तक केवल 27 ब्रांचेस थी, आज उसको बढ़ाकर हम 13 और ब्रांच बढ़ाकर उसकी संख्या हम 40 कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे न केवल उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक आगे बढ़ेगा, साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में जिसके लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कमिटेड है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये दूसरे अपना तो कुछ कर्म धर्म करेंगे नहीं। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जी को अखिलेश यादव जी से कहना चाहिए कि वो प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। अगर वो प्रचार के लिए स्वयं नहीं गए तो मतलब दूसरे को दोषारोपण क्यों करते हैं, खुद कमी करते हैं और उसके बाद दूसरों के लिए कहते हैं कि बसपा। भाई बसपा क्या उनके लिए मैदान छोड़ देती? बसपा ने अपना काम किया भाई, तो पॉलिटिकल वो है तो बसपा अपना जिस तरीके से बसपा ने तो रामपुर में तो छोड़ दिया, उसके बाद भी रामपुर नहीं जीत पाए। तो ऐसा नहीं कि समीकरण वो लगता है कि बसपा की वजह से, अगर बसपा वहां पर नहीं लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतती। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो बुद्धि थोड़ी देर से आ रही है उनको जल्दी आनी चाहिए और उनको समझ जाना चाहिए अखिलेश यादव जी की उनके लोगों की क्या क्षमताएं हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनको सही राह पकड़ लेनी चाहिए। तो ये मेरा सुझाव है उनके लिए। गाजियाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सांसद, मंत्री अग्निपथ योजना के फायदे गिनवा रहे हैं, तो वही किसान मोर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ के विरोध में जिला मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन में सड़कों पे, संसद में, अदालत में, और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये भविष्य का जो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हम जो है हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में न जाए।
एएमयू की लाइब्रेरी में छात्र को शोर मचाने का विरोध करना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक अनीश नाम का छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंटर के बाद नीट की तैयारी कर रहा है। छात्र के पिता रईस अहमद के अनुसार उनका बेटा लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा था और इसी दौरान एक छात्र वहां आया और शोर मचाने लगा। वहीं जब अनीस ने लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध किया तो छात्र उग्र हो गया और उसने चाकू से अनीश पर 4 से 5 बार प्रहार कर दिया, जिसके बाद अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टाफ ने घायल छात्र को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल घायल छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वही घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ सुबोध उनियाल ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में 72% वन क्षेत्र है। हमारा राज्य देश की मुख्य धारा से जुड़ा है और यहाँ कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, इसीलिए उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर। ये प्रतिवर्ष आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को उनकी जागरूकता के लिए और एक दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इस तरह का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों में एक एक्सपोजर भी मिलता है और साथ साथ एक उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। और एक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनको एक दूसरे संस्कृति की जानकारी के लिए और बेहतर एक्सपोजर के दृष्टि से ये कार्यक्रम देता है। तो नेहरू युवा केंद्र का ये 13वां आदान प्रदान ये यहाँ पर इसकी आज शुरुआत हुई है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाके करीबन 6 जगहों से लोग आए हैं और खासकर नक्सल प्रभावित काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर सत्याग्रह आंदोलन के तहत अहिंसात्मक आंदोलन कर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि देश का युवा पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाना जानता है। ये अफसोस का विषय है कि 4 वर्ष तक एक आदमी सेना की ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद जब वो देश के लिए काम करने के लिए तैयार होता है तो उससे कह दिया जाता है कि आप वापस जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अडानी और अंबानी के गोदामों में चौकीदारों को भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना का हिंदुस्तान के अंदर आरंभ किया गया है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर एक सत्याग्रह आंदोलन चलाकर मोदी सरकार की इस नीति का जबरदस्त विरोध करती है। भाजपा की सरकार इस देश को चलाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। कभी वो किसानों के ऊपर बिलों को थोपती है, कृषि बिल को थोपती है, कभी जीएसटी नोटबंदी के माध्यम से व्यापारी को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। आज लाखों की संख्या में युवा आज सड़कों पर है। आज का युवा बहुत दुखी है। अग्निपथ के नाम पर उसको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। वो केवल ये सोच रहे हैं 4 साल की नौकरी देकर उसके बाद वो उसका क्या होना है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही। फिर अगर जब बेरोजगार युवक मोदी जी से नौकरी मांगेंगे तो वो कह देंगे पकौड़े तल लो या चाय बना लो। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सत्याग्रह किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना जहां भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है तो वही युवाओं के साथ भी बड़ा धोखा।
योजना के विरोध में जो आज पूरे राष्ट्रव्यापी यहाँ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, हर विधानसभाओं में प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से एक अग्निवीर योजना युवाओं पर थोपी गई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर किसी को भी विश्वास में न लेकर के योजना थोपी गई, जो मैं समझता हूँ आने वाले युवा के भविष्य के लिए बहुत ही मतलब एक घातक होगा और इससे जो देश का जो माहौल है वो खराब होगा और जो हमारा युवा जो 4 साल में नौकरी करके वापस आएगा वो कहीं का भी किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। और आज बड़ी शर्मनाक बात है कि जो एक आर्मी जैसी चीज, सेना जैसी चीजों में आज उनके बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता इन अग्निवीरों को भविष्य में 4 साल के बाद सिक्योरिटी गार्ड और ऐसी चीजें का एक प्रलोभन दे रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोग आज इस के माध्यम से आप लोगों से मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को तत्काल सरकार वापस ले, अन्यथा इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होते रहेंगे। उत्तराखंड सरकार आने वाली 30 तारीख को अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। वही 100 दिन के कार्यकाल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, उसका लेखा जोखा जनता के बीच रखा जाएगा। धामी सरकार ने अपने मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी है और जिससे कि विकास की गति और तेज की जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है तभी से प्रदेश में लगातार विकास के काम वो करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 30 तारीख को उत्तराखंड के चंपावत जिले में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।